हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस हमने देखा था, ठीक है। कंसीडरेशन के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर ये हमने देखा था, ठीक है। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो था वो हमने देखा था। देखिए, अमलगमेशन दो टाइप का होता है। एक तो आपके क्या होता है इन नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है इन नेचर ऑफ परचेज। दो तरह का अमलगमेशन हमने देखा था, ठीक है। नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तो नेचर ऑफ मर्जर जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है कि जो एक सेलर कंपनी होती है और एक बायर कंपनी होती है। हमने यहाँ पर ये सिंपली लैंग्वेज में देखा था कि एक तो आपके पास सेलर कंपनी होगी जो कि अपना बिजनेस सेल करेगी किसको, बायर कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंपनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब मर्जर के नेचर का अमलगमेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो सेलर कंपनी होती है वो अपने सारे के सारे ऑल असेट्स, देखिए ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज जो होती हैं वो किसको सेल कर देती है, बायर को सेल कर देती है। और वो भी किस पे, सेम वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे उसकी बुक्स में वो शो होती है, सेम वैल्यू जिस वैल्यू पर उसकी बुक में शो होती है उस वैल्यू पे उसको क्या कर देती है, सेल कर देती है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी वो हमने देखी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि अमलगमेशन के बाद में इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। बिल्कुल उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है दोनों की, सेलर और बायर कंपनी की, वो एक जैसी होती है। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अगर कोई डिफरेंस होता है परचेज कंसिडरेशन या फिर पेड अप शेयर कैपिटल में, तो उसको किससे एडजस्ट किया जाता है, रिजर्व से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था इसके अंदर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास अमलगमेशन इन नेचर ऑफ कौन सा आ जाएगा, परचेज, ठीक है। परचेज के नेचर का जो अमलगमेशन होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रय की प्रकृति का एकीकरण। क्या कहते हैं, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। अब इसमें क्या होता है कि इसकी भी अपनी एक जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कह सकते हैं इसकी जो अकाउंटिंग का एक तरीका होता है, ठीक है। जो मर्जर का अमलगमेशन होता है, मर्जर के नेचर का, उसकी अकाउंटिंग के लिए हम पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी अमलगमेशन होगा कौन से नेचर का, मर्जर के नेचर का, तो आपको कौन सा अकाउंटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जिसे हिंदी में हितों की एकत्रीकरण विधि कहते हैं, ठीक है। हितों की एकत्रीकरण विधि जो है विलय की प्रकृति के एकीकरण के लिए काम में ली जाती है। फिर अभी हम देखते हैं अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर कंपनी आर टू बी शोन एट द फेयर वैल्यूज ऑन द अमलगमेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बायर कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेलर कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो बायर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू पर रिप्रेजेंट होते हैं, फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू का मतलब कि जो वैल्यू अभी मार्केट में चल रही होगी, ठीक है, अमलगमेशन के टाइम पर। ऑन अमलगमेशन बोला हुआ है, ऑन अमलगमेशन, तो अमलगमेशन के टाइम पर जो वैल्यू मार्केट में चल रही होगी, ठीक है, वो वैल्यू जो होगी उस वैल्यू पर शो किए जाएंगे। तो उसको हम कह सकते हैं कि कौन से नेचर का होगा, परचेज के नेचर का होगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ रहा है कि जो सेलर कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो बायर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू पर रिप्रेजेंट होंगे, फेयर वैल्यूज़ पर रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अमलगमेशन के टाइम पर जो भी मार्केट में वैल्यू चल रहा था वो ही क्या होगा, फेयर वैल्यू होगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें तो सेकेंड नंबर पॉइंट हमारे सामने कौन सा आ जाता है, सेकेंड नंबर पॉइंट आ जाएगा स्टैच्यूरी रिजर्व्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। अब देखो स्टैच्यूरी रिजर्व की बात हो रही है। स्टैच्यूरी रिजर्व का मतलब क्या होता है, वैधानिक संचयों की बात हो रही है, ठीक है।
स्टैच्यूरी रिजर्व मतलब वैधानिक संचय। जो भी वैधानिक संचय होते हैं, ठीक है। स्टैच्यूरी रिजर्व्स इंक्लूड, जिसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है। कौन सा रिजर्व? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ जाता है। फिर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आता है, ठीक है। स्टैच्यूरी रिजर्व के अंदर देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आता है, दूसरा डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आता है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व आएगा इसके अंदर। फिर आएगा आपके साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, ठीक है। फिर इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व आएगा। फिर आएगा इसमें फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ठीक है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आएगा एंड एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, ठीक है। और फिर कौन सा आएगा? एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व। ये सारे कौन से रिजर्व्स हैं? स्टैच्यूरी रिजर्व है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वैधानिक संचय बोलते हैं। स्टैच्यूरी रिजर्व्स ऑफ द सेलर कंपनी, किसके किसके स्टैच्यूरी रिजर्व की बात की जा रही है? स्टैच्यूरी रिजर्व ऑफ द सेलर कंपनी, सेलर कंपनी के स्टैच्यूरी रिजर्व शुड बी एंटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बायर कंपनी, ठीक है। बायर कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से लिए जाएंगे रिजर्व? स्टैच्यूरी रिजर्व लिए जाएंगे। ऑल रिजर्व्स नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ कौन से रिजर्व लिए जाएंगे? स्टैच्यूरी रिजर्व्स लिए जाएंगे, जिसके अंदर कौन कौन से रिजर्व आ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ जाता है, फिर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आ जाता है, फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व आता है, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिजर्व आ जाता है, ठीक है। फिर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आता है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व आता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो स्टैच्यूरी रिजर्व हैं, किसके? सेलर कंपनी के, शुड बी एंटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बायर कंपनी, जो कि बायर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ लिए जाएंगे कौन से वाले? स्टैच्यूरी रिजर्व, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फॉर डूइंग सो, और इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अमलगमेशन एडजस्टमेंट, इसका नाम देखिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके लिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक सेलर कंपनी, एक बायर कंपनी है। सेलर कंपनी अपने असेट्स लायबिलिटी बायर कंपनी को सेल कर रही है, ठीक है। तो अगर वो मर्जर के नेचर का है, मर्जर के नेचर का अमलगमेशन है, तब तो सारे असेट्स, सारे लायबिलिटीज और सारे रिजर्व ले लेगी बायर कंपनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो नेचर कौन सा है? परचेज का नेचर है, तो परचेज के नेचर में ऑल असेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज ही लेंगे, और वो भी कौन सी प्राइस पर? फेयर प्राइस पर लिए जाएंगे। और दूसरी बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व भी सिर्फ कौन से लिए जाएंगे? स्टैच्यूरी रिजर्व लिए जाएंगे, जिन्हें हम वैधानिक संचय बोलते हैं, ठीक है। और वो ही सिर्फ लिए जाएंगे, और उसको लेने के लिए एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नाम उसका रखा जाएगा, ठीक है। शुड बी डेबिटेड, जो कि डेबिट किया जाएगा किसमें? शुड बी डेबिटेड एंड स्टैच्यूरी रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड। तो एक अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, उसको हम डेबिट करेंगे, और स्टैच्यूरी रिजर्व्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड बैलेंस ऑफ अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द सब हेडिंग अदर नॉन करंट इसको कहाँ पे शो किया जाएगा? इसको देखो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द सब हेडिंग, किसके अंदर? अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर, ठीक है। तो आपका ये जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम रिजर्व्स लेने के लिए, उसको हम बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर शो करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा गुडविल। यहाँ पे देखिए गुडविल भी आएगी आपके। गुडविल कैसे आएगी? देखिए अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो वो क्या चीज़ आ जाती है आपके सामने? गुडविल आ जाती है,
ठीक है। और इसी तरह अगर आपके नेट असेट्स ज़्यादा होते हैं किससे, परचेज कंसीडरेशन से, तो आपके सामने क्या आने वाला है, कैपिटल रिजर्व आने वाला है, ठीक है। जो हम असेट्स को लेने की एंट्री करेंगे असेट्स लायबिलिटी को, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका परचेज कंसीडरेशन नेट असेट से ज़्यादा होता है तो आपके सामने क्या आने वाला है, गुडविल आने वाला है, ठीक है। और अगर आपके नेट असेट्स ज़्यादा होते हैं परचेज कंसीडरेशन से, नेट असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, ठीक है। नेट असेट्स का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स टेकन, जो भी असेट्स लिए जाते हैं उनमें से हम माइनस करें अगर लायबिलिटीज टेकन, ठीक है, तो आपके सामने क्या आने वाला है, नेट असेट्स, ठीक है। तो जो नेट असेट्स होते हैं वो परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो गुडविल, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, गुडविल क्रिएटेड ड्यू टू अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज शुड बी रिटन ऑफ इन द 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपके अमलगमेशन की वजह से जो भी गुडविल क्रिएट होगी उस गुडविल को आपको 5 सालों के अंदर क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। तो ये था आपका अमलगमेशन ऑफ इन नेचर ऑफ परचेज। तो इन नेचर ऑफ परचेज में आपको अकाउंटिंग करते समय ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम परचेज कंसिडरेशन की। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो आपके सामने 2 तरह के अमलगमेशन है, ठीक है। पहला अमलगमेशन तो आपके पास में कौन सा आता है, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर आ जाता है, और दूसरा आपके सामने कौन सा आता है, इन नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अब इन नेचर ऑफ मर्जर की अगर हम बात करें तो इन नेचर ऑफ मर्जर में जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या होता है, सेट होता है। मतलब सेलर और बायर कंपनी जो होती है आपस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और उससे अपना क्या करती है, परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करती है, ठीक है। जो परचेज कंसिडरेशन है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिसाइड होता है। फिर बात करें इन नेचर ऑफ परचेज की, कि परचेज के नेचर का अगर आपके अमलगमेशन है, ठीक है, तो उसमें जो परचेज कंसिडरेशन है उसको निकालने के ये मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं वो आपके इन नेचर ऑफ परचेज वाला जो अमलगमेशन होगा उसके परचेज कंसिडरेशन के क्या है, मेथड्स है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर मेथड है वो कौन सा है, वो है लंप सम अमाउंट। लंप सम अमाउंट का मतलब क्या होता है, एक मुश्त राशि, एक मुश्त राशि एक साथ में दे दी जाती है, ठीक है। एक मुश्त राशि जो है वो पूरी की पूरी एक साथ में दे दी जाती है। इसमें एग्रीमेंट किया जाता है सेलर और बायर कंपनी के बीच में कि कितनी अमाउंट जो है वो पेड की जाएगी बायर कंपनी के थ्रू, क्योंकि बायर कंपनी जो है वो किसको देगी, सेलर कंपनी को देगी। तो पूरी की पूरी लमसम अमाउंट एक साथ में दे दी जाती है, और जो कि किससे सेट होती है, वो एग्रीमेंट से सेट होती है, ठीक है। वो लोग एग्रीमेंट से डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट देनी है, ठीक है। फिर सेकेंड आपके सामने जो मेथड आता है वो कौन सा आता है, नेट असेट्स मेथड आता है। नेट असेट्स मेथड में परचेज कंसिडरेशन देखिए कैसे निकलता है। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, टोटल असेट्स टेकन माइनस टोटल लायबिलिटी टेकन। जितने असेट्स लिए हैं उसमें से जितनी लायबिलिटीज ली है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। इसको नेट असेट्स मेथड बोलते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, शुद्ध संपत्ति विधि। इसको हम कहते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि के अंदर जो क्रय प्रतिफल है वो जितनी संपत्तियां ली है उसमें से जितने दायित्व लिए हैं वो माइनस करने हैं, ठीक है। फिर आपके सामने थर्ड आ जाता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब होगा शुद्ध भुगतान विधि। इसको हम कहते हैं शुद्ध भुगतान विधि। शुद्ध भुगतान विधि, इसके अंदर क्या होता है कि जो सेलर कंपनी
जो बायर कंपनी होती है वो सेलर कंपनी को जो कुछ भी पेमेंट करती है, जो कुछ भी देती है, चाहे वो शेयर्स दो, चाहे वो असेट्स दो, चाहे वो कैश दो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट कैसे करे, कैश में करे, चाहे शेयर्स में करे, चाहे एनी अदर सिक्योरिटीज़ में करे, तो जो कुछ भी पेमेंट किया गया है बायर कंपनी द्वारा किसको, सेलर कंपनी को, तो वो पूरा जो पेमेंट है वो आपके क्या कहलाएगा, कंसीडरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। देखिए ये नेट पेमेंट मेथड है आपका, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको शुद्ध भुगतान विधि कहते हैं। तो देखिए अंडर दिस मेथड ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या देख रहे हैं, बायर कंपनी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, चाहे वो पेमेंट कैसे करे, शेयर्स में करे, शेयर्स दो टाइप के, चाहे इक्विटी में करे, चाहे प्रेफरेंस में करे, और अदर सिक्योरिटीज़, चाहे वो किसी में भी दूसरी सिक्योरिटीज़ में पेमेंट करे, चाहे वो असेट्स में पेमेंट करे, या फिर और कैश टू द शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी या प्रेफरेंस हो, ऑफ द किसके, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी, सेलर कंपनी। तो सेलर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, सेलर कंपनी की जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो भी पेमेंट मिलता है बायर कंपनी से, चाहे शेयर्स में मिलो, चाहे असेट्स में मिलो, चाहे सिक्योरिटीज़ में मिलो, तो जो भी पेमेंट मिलता है वो आपके क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर एग्रीगेटेड टू द ऑब्टेन परचेज कंसिडरेशन, उसे ही क्या माना जाएगा, परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन शुड नॉट इंक्लूड द पेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर। अगर है ना बायर कंपनी ने, जो बायर कंपनी है उसने अगर कोई भी पेमेंट किसको कर दिया है, डिबेंचर होल्डर को कर दिया है, तो डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट हुआ है वो परचेज कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, शेयर होल्डर को करना है। किसके शेयर होल्डर को करना है, जो सेलर कंपनी है उस सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को करना है। और पेमेंट कैसे हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज़ में भी हो सकता है, असेट्स में भी हो सकता है, और चाहे तो कैश में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कुछ भी पेमेंट किया है वो क्या माना जाएगा, परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंशों की आंतरिक मूल्य विधि, ठीक है, या अंशों के आंतरिक मूल्य विधि ही कहते हैं इसको, अंशों की आंतरिक मूल्य विधि, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसमें आपको शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। शेयर का क्या निकालना है, आंतरिक मूल्य निकालना है। तो आंतरिक मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला लगेगा नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये नेट असेट्स क्या था, जो भी हमने देखा था, असेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन। तो नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो नेट असेट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो आपको लेने हैं और उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से उसको डिवाइड करोगे तो आपके शेयर का क्या आ जाएगा, इंट्रिंसिक मूल्य आ जाएगा, आंतरिक मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए देखो वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, ठीक है, जो वैल्यू है सारी वैल्यू लेनी है आपको असेट्स की, लेस करना है उसमें से वैल्यू ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। जो आउटसाइडर लायबिलिटी है वो उसको माइनस करना है, ठीक है। देखो क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो देखिए नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालने का पूरा फॉर्मूला है आपके सामने, ये रहा, वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स माइनस वैल्यू ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर लायबिलिटी, और ये आपके सामने क्या आ जाएगा, फिर लेस और करना उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद में आपके सामने क्या आ जाएगा, नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज के अंदर ही आपके क्या आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अंशों का आंतरिक मूल्य विधि। तो ये सारे मेथड्स किसके थे, परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगमेशन के टाइम पे आपका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो एक तो आ जाता है लमसम अमाउंट आ जाता है, एक नेट असेट्स मेथड आता है, नेट पेमेंट मेथड आता है और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, जिसमें हम कंसोलिडेटेड अकाउंट वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके।